प्याज पराठे वाली गरीब बहू की अमीर ननद। कविता और नरेश ने हाल ही में अपने बेटे प्रवीण की शादी उसकी मर्जी से एक गरीब घर की लड़की किंजल से करवाई थी। अमीर ससुराल वाले बिल्कुल भी गरीब किंजल को पसंद नहीं करते थे। बस अपने बेटे प्रवीण के लिए उन्होंने किंजल से रिश्ता जोड़ लिया था। शादी के 2-4 दिन बाद किंजल रसोई में खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जा रही थी कि सामने से शीतल आ जाती है। टक्कर लगने के कारण सब्जी उसके ड्रेस पर गिर जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, ओह माय गॉड, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, गंवार कहीं की। पता भी है ये ड्रेस कितने की आई है? सुबह सुबह अपनी मनुष्य शक्ल दिखा दी मुझे। दीदी, गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप सामने से आ रही हैं। बकवास बंद करो अपनी, सब अच्छे से जानती हूँ मैं। दीदी माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मेरे कमरे से आकर ले जाना और अच्छे से साफ करना। अगर कहीं से कुछ फटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? नहीं माँ, ये गवार मेरे सामने आ गई और मेरी इतनी अच्छी ड्रेस को बर्बाद कर दिया। अकल वगैरह नहीं है क्या तुझे? मैं तो इसको अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा इसको लेकर आ गया। मैंने इस गवार को अपनी बहू बना लिया, वरना कोई अमीर खानदान की लड़की लाती। लड़की अपने अमीर घर में। अपनी सास के ताने सुनकर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे किंजल, तुमने सबको खाना सर्व कर दिया, आप खुद भी बैठ जाओ और हमारे साथ खाओ। अजी, सबके खाने के बाद ही नई बहू खाना खाती है। चलो, गरीब घर की आई बहू को इस बात का तो होश है। यू आर राइट पापा। वक्त गुजरता है। अमीर ससुराल वाले गरीब बहू को अक्सर ताना देते थे। एक प्रवीण ही था जो उसे हर चीज में सपोर्ट करता था, पर एक शाम ऑफिस से आते वक्त उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला जाता है। इस बात से सारे घर वाले बहुत रोते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। वो होश में कब आएंगे? भगवान ही आपके पति को कोमा से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी कोशिश कर ली। अब आप दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, एक बार मैं देख लूं उन्हें? हाँ, बिल्कुल देख लीजिए। किंजल प्रवीण को देखने जा ही रही होती है कि गुस्से में कविता उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर कर देती है, जहां उसकी ननद भी थी। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मुझे प्रवीण जी को देखने तो दीजिए, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ज्यादा मगरमच्छ के आंसू दिखाकर ड्रामा मत कर। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। मेरे बेटे की जिंदगी में आने के बाद तूने उसकी ये दशा की है, वरना मेरा बेटा आज तक बीमार नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक था। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। माँ जी, नंद जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे एक बार प्रवीण जी को देखने दीजिए। नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ और तू मेरे बेटे से आज के बाद कभी नहीं मिलेगी। वो तो कोमा में चला गया, अब तू इस घर से, हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जा और कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। माँ, ये गरीब गंवार भाभी ऐसे नहीं मानेगी। देखो, अगर चाहती हो कि भैया की तबीयत ठीक हो जाए तो उनकी जिंदगी से दूर चली जाओ। आपको उनकी कसम है। हे भगवान, ये आपने क्या कह दिया? ठीक है, मैं चली जाऊंगी अगर आप यही चाहती हैं तो। किंजल रोते हुए सड़क पर भटकने लगती है। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके पास नहीं जाती। 2 दिन भूखा रहने के बाद वो एक पेड़ के नीचे मटके से पानी पीती है कि 2 कदम चलने के बाद बेहोश हो जाती है। तभी एक बुढ़िया उसको साइड में बिठाकर होश में लाने के लिए पानी छिड़कती है, फिर पानी पिलाती है। वो बूढ़ी अम्मा वैद्य थी, इसलिए उसकी नब्ज पकड़कर कहती हैं, अरे बिटिया, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें ऐसी हालत में अपना ख्याल रखना चाहिए, शायद तुमने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ अम्मा जी, मैं 2 दिन से भटक रही हूँ, कुछ नहीं खाया है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सोच रही हूँ मर जाऊं, लेकिन अब मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए जीऊंगी। अच्छा, तो मैं अकेली रहती हूँ, ऐसा करो तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। नहीं नहीं अम्मा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर मैं आपके पास आऊंगी तो कोई काम ढूंढूंगी तभी रहूंगी। अरे बेटी, अब तुम गर्भवती हो और तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना है, इसलिए ज्यादा मुश्किल काम मत करना। अच्छा, अब घर चलो, कुछ खिला देती हूँ। जी अम्मा। किंजल उन बूढ़ी अम्मा के साथ घर चली जाती है, जहाँ वो उसे खाना खिला देती है। कुछ देर बाद वो उनके घर की सफाई वगैरह और सामान को ठीक से रख देती है। अगले दिन वो कोई काम ढूंढने जाती है तो एक सब्जी वाले को बहुत सारी प्याज फेंकते हुए देखती है। क्यों ना मैं खराब प्याज में से कुछ प्याज का इस्तेमाल कर प्याज के पराठे बनाकर बेचूं, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। भाई साहब, आप ये प्याज फेंक रहे हैं क्या? मैं इन्हें ले सकती हूँ? हाँ हाँ, ले लो, कैसे भी। आधी गली हुई है, मेरे पास तो कोई लेगा नहीं। शुक्रिया भाई साहब। ये बोलकर किंजल उन प्याज को लेकर घर आ जाती है और जब वह इनमें से साफ प्याज निकालती है तो ये देखकर बूढ़ी अम्मा उससे सवाल करती हैं। फिर वो उन्हें सब कुछ बताती है।
ये तुमने बहुत अच्छा सोचा, मगर इन सड़ी हुई प्याज को फेंकना मत, बाहर मिट्टी में बो देती हूँ, इनसे कुछ महीनों बाद भी प्याज निकल जाएगी। ये तरकीब तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। ऐसा बोलकर किंजल प्याज के पराठे बनाकर उन बूढ़ी अम्मा को खिलाती है, जो कि बहुत स्वादिष्ट है। सड़ी हुई प्याजों को वो मिट्टी में बो देती है, फिर वो खराब प्याज में से अच्छी प्याज काट कर उसमें आटा डालकर अजवाइन सौंफ के साथ एक टेबल पर प्याज वाले पराठे बनाकर उन्हें बेचने लगती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज के पराठे खाइए, 10 रुपए का एक पराठा अचार के साथ। अरे वाह दीदी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा मुझे देना। ये लीजिए भाई साहब। धीरे धीरे किंजल की मेहनत से उसके प्याज के पराठे की दुकान चलने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर खराब बोई हुई प्याज से अच्छी प्याज उगने लगती है, जिससे वो अपने पराठे में रोज इस्तेमाल करती थी। उसे अपनी गर्भवती के साथ 6 महीने हो जाते हैं, जहां उसके प्याज वाले पराठे की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और लोग दूर दूर से उसके पराठे खाने आते हैं। एक दिन बूढ़ी अम्मा कहती हैं, किंजल बेटी, अब तुम्हारे गर्भ को 6 महीने हो गए हैं, तुम ऐसे कब तक भागा दौड़ी करती रहोगी? अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं कर लूंगी इस काम को। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बस मेरे पति ठीक हो जाए, वो कोमा से बाहर आ जाए। थोड़े पैसे जमा हो गए हैं, फिर मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाऊंगी मंदिर में पंडित जी से। हाँ बेटा। 1 महीने किंजल की दुकान बहुत अच्छी चलती है और वो एक दुकान खरीद लेती है, जहाँ पर वह बूढ़ी अम्मा भी उसके साथ दुकान में काम करवाती थी। फिर एक दिन भूख लगने पर शीतल कार से उतरकर उस पराठे वाली दुकान पर जाती है। सुनिए, जरा मुझे 1 प्लेट पराठे दे दीजिए। अरे शीतल दीदी, आप आइए ना, अंदर बैठ जाइए, और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, तुम इतनी बड़ी दुकान तुम चला रही हो? और ये मेरा मतलब आप गर्भवती हो? हाँ दीदी, बस अपने बच्चे के लिए ही मैंने इतनी मेहनत करी। अब तो भाभी आप बहुत अमीर बन गई हो, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोला। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया कि इंसान अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो वो भी गरीब से अमीर बन सकता है। आपको ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए। आप घर चलिए, मैंने आपको जो कसम भैया की दी थी उसे भूल जाइए, मैं वापस लेती हूँ। ठीक है दीदी, मैं चलूंगी, लेकिन अभी ग्राहकों को देखना है, बाद में आती हूँ। आप लीजिए, खा लीजिए। फिर किंजल अपनी भाभी के हाथ का प्याज वाले पराठे खाती, जो कि उसे बहुत पसंद आते हैं, और वो घर वालों के लिए भी लेकर जाती है। फिर अपने मम्मी पापा को समझाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल आती है और सास उससे माफी मांगकर गले लगा लेती है। बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अभी तक प्रवीण को होश नहीं आया, अब तू ही कुछ कर सकती है। माँ जी, कल मैंने बहुत बड़ा महायज्ञ रखवाया है प्रवीण जी के लिए, आप सब वहाँ पर आना, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगले दिन किंजल मंदिर में बहुत बड़ा अपने पति के स्वास्थ्य के लिए महायज्ञ करवाती है, जहाँ उसके ससुराल वाले और बूढ़ी अम्मा थी। इसके बाद वह प्रसाद और गंगा जल लेकर अपने पति के पास हॉस्पिटल में जाती है और उस पर छिड़कती है। कुछ देर बाद ही प्रवीण को होश आ जाता है, जिसके बाद सब बहुत खुश होते हैं। 2 महीने बाद किंजल को भी एक प्यारा सा बेटा होता है। इतना ही नहीं, अब साथ में अमीर नंद अपनी भाभी के साथ प्याज के पराठे वाले। वह के 11 बज रहे होते हैं, तभी अचानक से अलार्म बजता है और शीतल की नींद खुल जाती है। ओहो, ये माँ भी ना सुबह सुबह अलार्म लगा देती हैं। सुबह से अलार्म 10 बार बज चुका है। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं इस अलार्म को ना फेंक दूंगी। शीतल अपने हाथ से अलार्म को उठाती है और उसे बंद करने वाली होती है, जिसके बाद उसकी नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है। ओ माय गॉड, ये क्या, सुबह के 11 बज गए? मुझे तो मीटिंग के लिए जाना था। हे भगवान, आज फिर से लेट हो गई। शीतल फौरन उठती है और फटाफट तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह कैब करके अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहां ऑफिस में उसका बॉस शेखर सबकी मीटिंग ले रहा होता है। ओ माय गॉड, मैं पूरे 1 घंटे लेट हूँ। आज तो मुझे शेखर सर बहुत ज्यादा सुनाएंगे। शीतल चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और मीटिंग ज्वाइन कर लेती है। जैसे ही उसके बॉस की नजर उसके ऊपर पड़ती है, वो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है। हर बार तुम मीटिंग में लेट आती हो और मैं तुम्हें हर बार छोड़ देता हूँ, ऐसा और कब तक चलता रहेगा? इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार से मैं समय पर आया करूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। शेखर उसे छोड़ देता है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कैबिन में जाकर काम करने लगती है। शीतल बहुत ज्यादा आलसी लड़की थी और शेखर उसे पसंद करता था। वहीं शेखर शादीशुदा था और उसकी एक बहुत संस्कारी और काली पत्नी थी। आज शेखर जी आ जाएंगे तो मैं उनके लिए उनके पसंद का खाना बनाऊंगी, ताकि वो खुश हो जाएं। सुप्रिया शेखर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शेखर उसकी तरफ आंख भर के भी नहीं देखा करता था। तो वहीं शीतल हर रोज अपनी माँ से उसके आलस की वजह से सुना करती थी, अरे ये क्या, तूने आते ही पूरे घर को तहस नहस कर दिया। अरे जरा मेरे बारे में सोचा कर, मैं पूरे दिन काम करती हूँ और तू है कि कोई भी काम नहीं करती है। अरे माँ, सोने दो ना, वैसे ही मैं ऑफिस से इतनी परेशान हूँ।
हे भगवान, तेरे हालत की वजह से तेरी शादी भी नहीं होगी, कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। शीतल तकिए से अपने कानों को दबा लेती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां शेखर उसे प्रपोज कर देता है, जिसके चलते शीतल को अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं। मेरी माँ कहती है ना कि मेरी शादी नहीं होगी, ये देखो कितना अच्छा पति मिल रहा है, वो भी बिना मेहनत किए। अब तो मैं इससे शादी कर लूंगी और ऐश की जिंदगी जीऊंगी। शीतल शेखर से शादी कर लेती है, जिसके बाद शेखर उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ शीतल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। शेखर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। तुमने इतना बड़ा राज छुपा कर मुझसे शादी की। अगर बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। और फिर देखो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। शीतल अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आलसी थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी और घर जाकर उसे 100 बातें सुननी पड़े। लेकिन वहीं सुप्रिया अपने घर अपनी सौतन को देखकर हैरान रह जाती है। मेरे होते हुए आप इस घर के अंदर मेरी सौतन लेकर आ गए? हर एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता आपने। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे सामने खड़ी होकर बोल रही हो? जाओ, अगर इस घर में रहना है तो तमीज से रहो, नहीं तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ओ माय गॉड, मेरी सौतन कुछ ज्यादा ही बोल रही है। रहने दीजिए, इसे इस घर की नौकरानी बनाने में मेरा कुछ नहीं जा रहा। बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा कदम उठा लेगा। तूने एक बार भी अपनी पत्नी सुप्रिया के बारे में नहीं सोचा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। शेखर अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ शीतल की शादी को पूरा 1 हफ्ता हो जाता है, लेकिन वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और सारा दिन अपने कमरे में सोती रहती। हमेशा अपने कमरे में सोती रहती हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी पहली रसोई भी होनी है? माँ जी, आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, एक काम करती हूँ, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं शीतल, ऐसा नहीं है। तुम इस घर में बहू हो और तुम्हें मेरी माँ की बातें माननी होंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अभी कुछ बढ़िया सा बना कर लाती हूँ। शीतल रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। वो एक एक करके खाना तो बनाती है, लेकिन इस बीच उसे गर्मी से बहुत तेज नींद आने लगती है। ओहो, रसोई में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ऊपर से आलू उबलने में भी अभी टाइम लगेगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, तब तक सीटी लग जाएगी। शीतल ऐसा सोचकर वहीं सो जाती है। एक के बाद एक सीटी लगती जाती है, लेकिन शीतल को जरा भी अंदाजा नहीं होता। तभी कुकर बुरी तरह फटने वाला होता है, लेकिन फौरन वहां सुप्रिया आ जाती है। वो कुकर को फटने से रोकने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन कुकर फट जाता है और उसके ऊपर गरम गरम पानी की छींटे और गर्म आलू उड़कर आ जाते हैं, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। तभी शीतल की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, इसका तो पूरा चेहरा खराब हो गया। विक्रम जी, जल्दी यहाँ पर आओ, डॉक्टर को फौरन बुलाओ। विक्रम फौरन डॉक्टर को कॉल करता है, जिसके बाद सभी डॉक्टर मिलकर सुप्रिया का इलाज करने के लिए उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शीतल, तुमने एक बार भी ना तो अपनी जान के बारे में सोचा, ना ही दूसरों के बारे में। अरे औरों का नहीं तो कम से कम अपने बारे में ही सोच लेती। लेकिन देखो मेरी बहू सुप्रिया कितनी अच्छी है, उसने तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी परेशानी खुद पर ले बैठी। माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मैंने एक बार भी सुप्रिया के बारे में नहीं सोचा, वो कितनी अच्छी है और उसका दिल कितना साफ है। ये सब मेरी ही गलती है और मेरे आलस की वजह से ये सब हुआ है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए विक्रम जी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज अगर तुमने जरा भी सोचा होता तो सुप्रिया के साथ ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चली जाओ यहाँ से। शीतल को कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वह डॉक्टर्स के पास आती है और उनसे कहती है, देखिए डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि सुप्रिया का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए। जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगी, लेकिन सुप्रिया के चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए। शीतल के कहने पर डॉक्टर सुप्रिया के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के दौरान सुप्रिया पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है, जिसके बाद शीतल सुप्रिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और विक्रम को डिवोर्स देकर सुप्रिया की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। मुझे माफ कर दो सुप्रिया, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाइए। ऊपर से मेरी सौतन भी मेरी जिंदगी से चली गई है, पता नहीं वह किस हालत में होगी। शीतल ने मुझे डिवोर्स दे दिया है और वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। जो हुआ मैं भी उसे भूल जाता हूँ और तुम भी भूल जाओ। आज से हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। शीतल की वजह से सबक मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ शीतल अब आलस करना हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिसके बाद वह एक लड़के से शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया को अपनी पत्नी का दर्जा देता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।